नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। एक चुटकुला तो आपने जरूर सुना होगा कि ऐसी वाणी बोलिए सुनते ही झगड़ा होए और उससे कुछ ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। हमारे देश की राजनीति में लोकसभा चुनाव के दौरान कई तीखी बयानबाजी की बौछार हो रही है। चुनाव प्रचार के दौरान छोटे से लेकर बड़े नेता तक सब अपनी मर्यादा खोते नजर आ रहे हैं। जैसे देख लोग कह रहे हैं कि अरे भाई साहब, इन नेताजी ने ये क्या कह दिया। इससे अछूता कोई नहीं है, छोटा नेता हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, जनता विरोधी साबित करने के लिए कोई कोताही नहीं बरत रहा। एनडीए की तरफ से तो मटन, मंगलसूत्र, पीओके, करप्शन, परिवारवाद, गारंटी, राम मंदिर, विकसित भारत तक सभी मुद्दों को उठा दिया गया और अब नया शब्द सामने आया है, मुजरा, जिसके बाद से सियासत गर्मा गई है। पीएम मोदी ने बिहार के काराकाट और पाटलिपुत्र में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। पीएम ने कहा था, मैं एससी, एसटी और ओबीसी को उनके अधिकारों से वंचित करने और उन्हें मुसलमानों की ओर मोड़ने की इंडिया गठबंधन की योजनाओं को विफल कर दूंगा। वो गुलाम बने रह सकते हैं और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुजरा कर सकते हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के मुजरा वाले बयान पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब आत्मविश्वास लड़खड़ा आता है तो जबान भी लड़खड़ा जाती है। तो क्या अमर्यादित बयान देकर किसी को कम ज्यादा बताने की जो कवायद है उसमें अव्वल आया जा सकता है? इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि चुनाव के दौरान भाषणों की भाषा इतनी क्यों बदल जाती है। पहले ये बयान सुनिए जिसकी वजह से राजनीति तेज है, वार पलटवार करे जा रहे, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है, वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, कांग्रेस का जवाब मांगने को तैयार नहीं है। आरजेडी में हिम्मत नहीं कि बिहारियों के अपमान पर वो कांग्रेस को एक शब्द भी बोल पाए। हमें ये संकेत मिल रहे हैं कि मोदी जी खुद घबरा गए हैं। वो ऐसी बातें कर रहे हैं, आप लोगों को मालूम होगा, देखे होंगे, सुने होंगे। यहाँ भी आके जिस ढंग से उन्होंने भाषण किया, आज बिहार में कैसा किया, किसी को नाचना है तो नाचने दो, मुजराए करना है मुजराए करना है, ऐसी बातें मैं ही नहीं समझता। एक देश के प्रधानमंत्री, एक स्टेट्समैन लाइक उनकी बात होना चाहिए, लेकिन भड़काने की बात बहुत करते हैं। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जबान भी लड़खड़ा जाती है और कहीं न कहीं उनके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है और उसका परिणाम ये है कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है। उन्हें पता है, बीजेपी के लोगों को, कि जनता इस बार उन्हें हटाने जा रही है। 7वें चरण में हमें देखा करता हर मौके पर मैंने कहा कि जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। जो 6वें चरण में वोट पड़ा है, जो बौछार हुई है वोटों की, 7वें में इन्हें 7 समुद्र पार जनता भेज देगी भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनकी हर बात झूठी, वादे झूठे निकले, न किसान की आय बढ़ी, न नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला और अन्याय की सब सीमा लांघ गए। जब आज तो आपने बयान सुने किस तरह से चुनाव के बीच तमाम बयानबाजी हो रही है। चुनाव आते हैं तो बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी की क्या वजह है? क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है इसलिए ऐसी बयानबाजी कर रही है, या जीत रही है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इस तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है? हालांकि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से ही इस तरह के बयान नहीं सामने आए, इससे पहले भी कई बयान सामने आए हैं और विपक्ष की तरफ से भी कई ऐसे बयान सामने
आए हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो भाषणों की भाषा बदल रही है, तीखी बयानबाजी चुनावी दौर में देखने को मिल रही है, इसके पीछे की क्या वजह है। हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अविरल मलिक जी कुछ ही देर में जुड़ेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता हर्षित दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुनील जी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर चुनाव के साथ जो ये तीखी बयानबाजी आती है, तो उसमें अब अमर्यादित बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। कई ऐसे बयान होते हैं जो कि अपनी मर्यादा से भी पार चले जाते हैं। इसके पीछे की वजह क्या होती है? ओवर कॉन्फिडेंस या फिर कॉन्फिडेंस? सुनील जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हर्षित दुबे जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। हर्षित जी, तो क्या लगता है आखिर जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार अलग अलग तरह के तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? और जो ये मुजरे वाला बयान सामने आया, इसे किस तरह से देखते हैं? हर्षित जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो सिर्फ एक बयान नहीं है, ऐसे कई बयान हैं जो कि इस चुनाव में देखने को मिले हैं। वो चाहे नवनीत राणा और असदुद्दीन ओवैसी के बीच 15 मिनट और 15 सेकंड वाले बयान की बात कर ले, या फिर ओपी राजभर की बात कर ले, जिन्होंने ये कहा था कि ये जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के जो दोनों लड़के हैं ये अभी बच्चे हैं और हम इनके चाचा हैं, और शिवपाल यादव के बयान की बात कर ले, या फिर अनुप्रिया पटेल की बात कर ले, सभी के इस तरह के तीखे बयान सामने आए हैं जो कि सियासत गरमाते आए हैं, जिसको मुद्दा भी काफी बनाया गया है पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से। और अब जो ये मुद्दा सामने आया है, जो मुद्दा बनता जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान मुजरा वाला, तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसका अर्थ क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अविरल मलिक जी भी जुड़ चुके हैं। अविरल जी, आखिर इस बयान का अर्थ क्या है, कहना क्या चाह रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके पीछे की वजह जानना चाहते हैं हम। जी देखिए, विपक्ष के लोग आज के समय में घबराए हुए हैं, और घबराहट इसलिए है क्योंकि इन्हें सब कुछ नजर आ रहा है, इन्हें हार स्पष्ट दिख रही है जी, और ये हार के कारण घबरा रहे हैं। इन्हें 4 तारीख नजर आ रही है, 4 तारीख को क्या होगा इन्हें नजर आ रहा है जी। 4 तारीख को कांग्रेस मुक्त भारत कैसे बनेगा इन्हें सब कुछ समझ आ रहा है, इसीलिए मनगढ़ंत आरोप भाजपा के ऊपर लगा रहे हैं। इन्हें मालूम है, लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो फिर जबान भी लड़खड़ाती है। तो क्या आत्मविश्वास लड़खड़ा रहा है आप लोग का? देखिए, इन लोगों की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, इस बात को समझ लेना चाहिए। ये मानसिक रूप से ठीक आज के समय में नहीं है, और मानसिक स्थिति जो विपक्ष की खराब हुई है, विपक्षी नेताओं की खराब हुई है जी, उसके पीछे लेकिन विपक्ष तो आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि मानसिक स्थिति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खराब हुई है। तमाम विपक्षी नेताओं के ऐसे बयान सामने आए हैं कि इसीलिए ऐसी तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी बयान आपने सुने हैं अविरल जी? विपक्षी बयान आप सुन रहे हैं, क्योंकि काफी निंदा करी जा रही है इस बयान की। ठीक है, हमारे साथ कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जिसकी की निंदा की जा सके जी। ठीक है, हमारे साथ हर्षित दुबे भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। हर्षित जी, किस तरह से देखते हैं? देखिए चाहिए जी, आखिर इनके भ्रष्टाचार की निंदा क्यों नहीं की जाती है? लेकिन आपके जो भाषण होते हैं, आपके जो शब्द होते हैं, क्या उस ओर ध्यान दिया जाता है कि क्या बोल रहे हैं? ठीक है, हमारे साथ हर्षित दुबे भी जुड़े हुए हैं। हर्षित जी, किस तरह से देखते हैं इस बयान को? आखिर कहना क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? विपक्ष के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरह के जी हर्षित जी, हर्षित जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है जी। मेरी आवाज आपके पास आ पा रही है जी?
लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरीके से देश का चुनाव पर्व दे रहा है, तो उसमें प्रधानमंत्री की भारतीय जनता पार्टी का इस बार इस चुनाव में सफाया होने जा रहा है। तो मैडम, मैं तो ये कहूंगा कि मोदी जी को 7वें चरण पहले चरण जब चालू हुआ तब मोदी जी ने मंगलसूत्र की बात छेड़ दी। बीच में चुनाव जब आ रहा था तो मोदी जी ने हिंदू और मुस्लिम की डिबेट करी। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो चुनाव आगे बढ़ रहा है तो मोदी जी को ये आभास हो रहा है कि पार्टी जो है चुनाव हार रही है, तो उनका जो है उनका संतुलन, एक तरीके से मैं कहूंगा संतुलन उनका डिसबैलेंस हो रहा है, और शायद उनको इस बात से थोड़ा सी चिंतित है। जी, यानी विपक्ष का साफ तौर पे अविरल जी यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, इसलिए इस तरह के बयान दे रही है। तो क्या यही वजह मानी जाए अविरल जी? आ रहे हैं आजकल जिस तरीके से प्रियंका जी और डिम्पल जी की बनारस में रोड शो हुआ। ठीक है हर्षित जी, लौटते आपके पास। अविरल जी, झूठ बोलने का कार्य कर रहे हैं, ये केवल परिवारवाद को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, केवल ये जातिवाद को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, केवल ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आखिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, इसका ये जवाब दे। जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, जहां जहां इंडी गठबंधन की सरकारें हैं राज्यों में, वहां भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जातिवाद बढ़ रहा है, परिवारवाद बढ़ रहा है, लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए वो मुजरा कर सकते हैं। ये शब्द मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा कि चिल्लाने से और तेज आवाज में ज्यादा चिल्लाने से सिर्फ आपकी हताशा प्रदर्शित कर रहा है। इससे डिबेट को आप मोड़ नहीं सकते कि आप मुद्दों पर बहस करिए, थोड़ा सा संयमित बहस करिए तो थोड़ा ज्यादा बेटर है। आप तेज बोल करके चिल्ला करके, जैसे मोदी जी तो चिल्ला ही रहे हैं, अब आप लोग भी उसी तर्ज पर बहस करें तो कैसे काम चलेगा? ठीक है अविरल जी, मुद्दों बहस करिए जो कि अच्छा लगे, तो जो पॉइंट है आप उन पे बहस कीजिए। आप बताइए, आप इंडी कह रहे हैं, इंडिया शब्द कहने से आपको क्या दिक्कत है? इंडिया सरकार, इंडिया गठबंधन की जहां जहां सरकारें हैं वहां क्या दिक्कत है? अब सर मैं आपको ये भी बता दूं, इंडिया गठबंधन की सरकार अब केंद्र में बनने जा रही है, तो अब आप यही बताइएगा, अब आप खामियां ही गिना दीजिएगा आगे चल के। इंडिया गठबंधन सरकार जब बन रही है तो फिर आप आगे चल के देखिएगा। ठीक है अविरल जी, ये किसने कहा है कि अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुजरा कर सकते हैं? और इसका अर्थ मैं क्या इससे है? जानना चाहता हूं, इन्हें कभी कश्मीरी पंडितों की याद आती है कि नहीं आती है? कभी टीकालाल टपलू जी की याद आती है कि नहीं आती है? इस विषय पर ये जरा बोलें जी। क्या उनका दर्द इन्हें नजर आता है कश्मीरी पंडितों का? लेकिन जो सवाल कर रहे हैं उसका कोई जवाब देंगे अविरल जी? अविरल जी, गठबंधन के लोग कश्मीरी पंडितों के दर्द को क्यों महसूस नहीं करते हैं? ठीक है, बाकी मुद्दों पे तो हम चर्चा करते हैं, लेकिन जिस मुद्दे पे आज हम बात कर रहे हैं क्या उस पे कुछ कहेंगे? या जिस तरह से आप चुप्पी साध रहे हैं इस बात पे, इस मुद्दे पे, तो क्या मान लिया जाए कि आप अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं? क्या आप अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं कि आपने सही शब्दों का प्रयोग नहीं किया है? अविरल जी, आपकी चुप्पी को क्या समझा जाए, जो आप अन्य मुद्दों पर बात कर रहे हैं लेकिन इस पे कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल जी। देखिए, मैं स्पष्ट कर देता हूं, जिस प्रकार से आपने अभी कहा कि आज मुद्दा ये नहीं है, तो लोकसभा चुनाव है, मुद्दे सभी हैं, सारे मुद्दे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज हम जिस पे बात कर रहे हैं उस पे बात कर लेते हैं पहले। जी देखिए, विकास की भी बात की जाएगी, और यही हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमने विकास नहीं किया। तो हमने कौन सा विकास आखिर नहीं किया, ये नंबर 1 ये बता दे जी। हमने केवल और केवल यदि किया है तो विकास किया है। हमने जातिवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जी। गरीबी को हमने समाप्त किया है, गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला। जातिवाद की अगर बात कर रहे हैं तो बार बार जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा, SC ST OBC उनके अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता, ये जो तमाम भाषण, जो शब्द है, वो किसकी रैली, जनसभाओं में प्रयोग किए जा रहे हैं अविरल जी? SC ST OBC के अधिकारों को छीनने का कार्य जी यदि किया गया तो इंडी गठबंधन के लोगों के द्वारा किया गया, ये सबको मालूम है। इन्होंने कश्मीरी पंडितों के अधिकार
अधिकार छीने और जिस प्रकार से खटाखट की बात करते हैं, तो इन्हें याद रखना चाहिए पालघर में संतों की हत्या खटाखट की गई थी। उस विषय पर ये कुछ बोलेंगे? पालघर के संतों का दर्द इन्हें दर्द नहीं लगता है? जहां इनकी सरकार थी जी, चलिए ठीक है, संतों की ठीक है, लेकिन आप मेन मुद्दे पे बात करने को तैयार नहीं। हर विषय पर ये अपना ज्ञान मांगते हैं, इस विषय पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। संदेश खाली की महिलाओं का दर्द इन्हें दर्द नहीं लगता है? क्या बात करते हैं ये लोग? चलिए ठीक है, लेकिन मुद्दे पे आप बात करेंगे। जो पूछा जा रहा है, क्या ये शब्द सही है? क्या इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं उसके पीछे कोई डर है? हार का डर सता रहा है जो इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? बयानों के ऊपर फोकस क्यों किया जा रहा है? नंबर एक, मैं ये जानना चाहता हूं, बयानों के पीछे क्या कारण है, उस पर फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि जो हम सच्चाई बता रहे हैं। लेकिन क्या ये बयान सही है? आप विपक्ष के बयानों को क्या मुद्दा नहीं बनाते हैं? और आपने ही ये मुद्दा दिया है विपक्ष को। ठीक है हर्षित जी। देखिए शिखा जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता जी से आप उम्मीद ना के बराबर करें कि वो मुद्दों पर बहस करेंगे। अब जैसे इन्होंने, मैं आपके लिए 2-3 इन्हीं के मुद्दे बताता हूँ। इन्होंने कहा कि कहाँ अत्याचार हुआ जी। तो आपकी आंखों में कौन सी ऐसी धूल थी, कौन सा ऐसा चश्मा था जो आपको मणिपुर की महिलाओं के ऊपर आपको अत्याचार नहीं दिखे? ठीक है, इन्होंने यहाँ बाहर जाने क्या क्या बता दिया। अब आप ये बताइए कि मणिपुर की क्या स्थिति है और आज की तारीख में भी मणिपुर की क्या स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपना प्रत्याशी मणिपुर के अंदर उतार दे, तो वहां की महिलाओं को आपके लिए दर्द नहीं लगता है। ठीक है, और दूसरी चीज आप कह रहे हैं जातिवाद, ये वो, तो जातिवाद किसने फैलाया? अब आप बताइए, हमारे नेता कहते हैं जाति जनगणना कराएंगे, तो आप क्यों उसके खिलाफ हैं? अगर आपको जातिवाद में बढ़ावा नहीं दे रहा है, आपको SC ST OBC के लिए आपको सबसे ज्यादा, तब आप उनके हितैषी अगर बने बैठे तो आप जाति जनगणना के खिलाफ क्यों हैं? अब मेन मुद्दे पर आइए ना, जो आज का मुद्दा है कि ये प्रधानमंत्री जी की बौखलाहट किस रूप में जा रही है, तो आप उसमें बहस करिए ना। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की बौखलाहट थी, उससे ज्यादा, तो मैं कह रहा हूँ 10 गुना ज्यादा तो आज बौखलाहट आपकी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता की दिख रही है। देखिए, चुनाव जब से शुरू हुआ है तब से इनको आभास हो गया। पहले ही चरण में इन्होंने मंगलसूत्र की बात करी, 20 चरण में आके इन्होंने मीडिया को बयान दिया कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम करूं मुझे इस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं। उसके ठीक अगले ही दिन उन्होंने हिंदी मुस्लिम पे बयान दिया। आप लगातार देख रही होंगी, जिस हर चरण बार इनका बयान हिंदू मुस्लिम के ऊपर आता है। इन्होंने पूरा चुनाव हिंदू और मुस्लिम के मुद्दों पर मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास इनका विफल साबित रहा है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी कम तीखी बयानबाजी नहीं आती है। बार बार राहुल गांधी एक ही बात कह रहे हैं कि इनकी सरकार आई तो ये संविधान बदल देंगे। तो संविधान बदलना क्या कोई मामूली बात है, कोई आसान चीज है? मैडम, कोई राहुल जी के मुंह के शब्द थोड़े ही ना थे, ये तो आपके इन लोगों के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा निकले हुए शब्द थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ये मुंह से निकले हुए शब्द थे कि मोदी जी को 4 सीटें चाहिए जिससे वो संविधान बदलेंगे। तो हमारा कोई प्रोपेगेंडा थोड़ी ना आई, ये आपके मुंह से निकले हुए शब्द हैं, हमारे मुंह से निकले हुए शब्द नहीं है। तो आप अपने मुंह से शब्द निकालेंगे। और चुनाव के बाद ईडी CBI आपसे भी पूछताछ करेगी, आपके घर भी आएगी, ये बयान क्या ये धमकी है? ईडी और CBI का जिस तरीके से इन लोगों ने दुरुपयोग किया है, देखिए ये आप भी अछूती नहीं हो, मैं भी इस चीज से अछूता नहीं हूँ कि ईडी और CBI की क्या स्तर इन्होंने ला करके कर दिया है। तो क्या आप साफ सीधी धमकी दे रहे हैं कि जो आपने किया है आपको भी वही चीजें देखने को मिलेंगी? क्या इसको एक धमकी की तरह देखा जाए, वार्निंग की तरह देखा जाए? देखिए, कांग्रेस में कोई नया राज नहीं है। ईडी और CBI जो जब इंस्टीट्यूशन बने तब नहीं, लेकिन इन शब्दों का अर्थ क्या है? क्या जिस तरह से अभी आप कह रहे हैं कि सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी CBI का दुरुपयोग किया है, यानी कि अगर आप ये बात करें कि आपके घर भी आएगी तो वही जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया वही आप भी करेंगे, आप भी दुरुपयोग करेंगे ईडी CBI का? क्यों करेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि ईडी और CBI तो पिछले कांग्रेस के राज में भी थी। ईडी और CBI का तो सिस्टमेटिक काम होना चाहिए, एकदम से सिस्टमेटिक काम इंडिया गठबंधन की सरकार में ही रहेगा। जो इस तरीके से जो गुंडागर्दी चालू करी है एजेंसियों के थ्रू, वो हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जो सिस्टमेटिक काम है इनका, ईडी और CBI जो सिस्टमेटिक काम है वो काम करेंगे, जो अपराधी होगा वो पकड़ा जाएगा। देखिए, जब चुनावों की शुरुआत हुई थी तब भी इसी से हुई थी। विपक्ष की तरफ से मेन मुद्दे नहीं उठाए जा रहे थे, ईडी CBI का दुरुपयोग का मुद्दा उठाया जा रहा था, विपक्ष के लोकतंत्र का मुद्दा तो बहुत बाद में आया है। मैं आपको विपक्ष के मुद्दे गिनाता हूँ।
ठीक है, अविरल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अविरल जी क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। बात जरा कंप्लीट करूंगा जी, मैं अपनी बात। ठीक है। हर्षित जी लौटते आपके पास। अविरल जी आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। आप जो भी कह रहे हैं हमें आवाज नहीं मिल रही आपकी। शायद आप म्यूट है अविरल जी। ठीक है अविरल जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। एक बार देखिए कि क्या दिक्कत आ रही है। हर्षित जी अपनी बात पूरी करें। तब तक मैं इसको पूरा कंप्लीट किए देता हूँ जी। जैसा कि आपने बताया कि विपक्ष मुद्दा भी, मैं भारत जोड़ो यात्रा का जब सेकंड फेज जब राहुल जी ने पूरा किया, तभी राहुल जी ने अपने मुद्दे लोकसभा चुनाव के लिए स्पष्ट कर दिए थे। जाति जनगणना उनका मुद्दा था, बेरोजगारी उनका मुद्दा था, उनका मुद्दा था महिलाओं को सशक्त बनाया जाए। ये मुद्दे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में ही गिना दिए थे। जी। उस समय चुनाव स्टार्ट भी लेकिन शुरुआत में जहां एक तरफ मटन की बात हो रही थी, मछली की बात हो रही थी, मंगलसूत्र की बात हो रही थी, तो विपक्ष के पास उस टाइम ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का ही मुद्दा था। मुद्दे थे उस समय भी, विपक्ष के पास मुद्दे थे। विपक्ष के पास मुद्दे थे कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो 30 लाख नौकरियां देंगे। विपक्ष के पास मुद्दे थे कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति सालाना दिया जाएगा। विपक्ष के पास मुद्दे थे कि नए युवाओं के लिए इंटर्नशिप के जरिए उनको पहली नौकरी पक्की करी जाएगी। विपक्ष के पास ही तो मुद्दे हैं मैम। आप बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है, विपक्ष के पास है, विपक्ष उसको पूरा करेगा। राहुल जी ने जैसे बोला है कि महिलाओं के खाते में खटाखट पैसे आएंगे, तो वो बयान भारतीय जनता पार्टी लोगों को इतना चुभ गया कि एकदम से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की तो भाषा शैली और चूंकि आप देख रहे होंगे उतना अब विश्वास में है नहीं, राहुल जी का विश्वास देख के लोग तमतमाए हुए हैं, एकदम से चिल्लाए हुए हैं। तो राहुल जी तो एकदम से क्लियर कट है, उनका चुनाव से पहले क्लियर कट है। जो मुद्दे, उन्हीं मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। मैडम मैं फिर कहूंगा कि इंडिया गठबंधन की योजनाओं को देखते हुए जनता चुनाव लड़ रही है। जनता इंडिया गठबंधन का पक्ष रख के चुनाव लड़ रही है। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, किस तरह से देखते हैं जब चुनाव आते हैं तो फिर तीखी बयानबाजी भी देखने को मिलती है भरे मंच से, और उसके बाद पक्ष विपक्ष दोनों ही पार्टी की तरफ से इसका मुद्दा बनाया जाता है, और अब ये जो मुजरा वाला जो भाषण देखने को मिला, इससे सियासत गर्मा गई है। सुनील जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो शिखा जी। जी, तो सुनील जी, इस चुनाव में जो ये मुजरा वाला मुद्दा देखने को मिला है जिससे सियासत गर्मा गई, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आते ही जो भाषा है वो क्यों बदल जाती है राजनीतिक दलों की? देखिए शिखा जी, इधर मैं पिछले 2 दशकों से देख रहा हूं कि राजनीति का स्तर दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है जी। चाहे सदन में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो जी। ऐसे शब्दों का लोग राजनीतिक प्रयोग कर रहे हैं जो अमर्यादित है और अच्छा नहीं लगता सुन जी। लेकिन अब तो मुझे लग रहा कि एन के एन प्रकार केवल कुर्सी मिलना चाहिए, चाहे धर्म पे हो, चाहे जाति पे हो, चाहे किसी भी मामले में हो, कोई भी राजनीतिक दल बयान देने में पीछे नहीं हट रहा है जी। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो विधानसभा में आपने भी देखा होगा अखिलेश जी का वक्तव्य और केशव मौर्य जी का वक्तव्य काफी चर्चा में रहा। लोकसभा में भी देखा होगा आपने, मैं सांसद जी का नाम लेना चाह रहा हूं, उनके भी इस तरह बयान आए। इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, इससे देश में इस तरह का माहौल पैदा हो रहा है कि मेरी समझ नहीं आ रहा कि इन बयानों को देख रखे कि राजनीतिक लोग क्या चाह रहे हैं जी। इन मुद्दों का असर, ठीक है सुनील जी, इन मुद्दों का असर मुख्य मुद्दों पे कितना पड़ता है, और वो भटकाने के लिए होते क्या? मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे दे दिए जाते हैं विपक्ष के हाथ में भी? देखिए, सत्ता पक्ष को विपक्ष से तो बहुत मौके पहले भी मिल चुके हैं जी। और अगर नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कहा है, मुजरे वाली बात, तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आलिया भट्ट जी का डांस सफाई में हो रहा था अखिलेश जी कार्यकाल में, तो शायद हो सकता है नरेंद्र मोदी जी ने इसीलिए कहा हो, या उनका कोई कहने का और मंतव्य हो, मैं नहीं जान रहा हूं, लेकिन मेरा एक अनुमान एज ए जर्नलिस्ट यही है, क्योंकि सफाई में काफी इस तरह कल्चरल प्रोग्राम हुए, तो हो सकता है नरेंद्र मोदी जी इसीलिए कहे हो, लेकिन इस तरह के वक्तव्य देना एक प्रधानमंत्री के लिए मेरी समझ से उचित नहीं है, क्योंकि फिर आप में और औरों में लेकिन किसी अभिनेत्री की यहाँ पे बात नहीं करी गई है, ना ही किसी कार्यक्रम की। सीधे तौर पर वो कहते हैं कि वो गुलाम बने रह सकते हैं अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, मुजरा कर सकते हैं।
अब उस मुजरा का मेन तो मंतव्य प्रधानमंत्री जी जान सकते होंगे, लेकिन जो मेरा अपना अनुमान है कि कहीं उन्होंने इस बात पे तो नहीं कहा कि जो इस तरह से डांस कराए गए थे उस पर कहा है। लेकिन देखिए, देश में जो स्थिति अब पैदा हो रही है काफी मैं चिंताजनक मान रहा हूँ, क्योंकि अब आधे से ज्यादा चुनाव तो धर्म पे आ गया और अब नहीं है। कभी कांग्रेस सनातन धर्म को टारगेट करती है तो कभी सत्ता पक्ष अल्पसंख्यकों को टारगेट करता है लेकिन इस देश में हर धर्म के, हर जात के लोग हैं और हर धर्म के मानने वाले लोग हैं। इससे उस वर्ग को काफी कष्ट पहुंचता है। जैसे स्टालिन का बयान आया, सनातनी डेंगू हैं, मच्छर हैं, मैं खत्म कर दूंगा, मेरी सरकार बनेगी। ऐसे वक्तव्य मैं तो निवेदन करूंगा अपनी न्यायपालिका से, सर्वोच्च न्यायालय से, जो इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, जिसको धर्म पे लेके किसी भी उसमें हो, न्यायपालिका स्वयं संज्ञान में लेकर के, जैसे अन्य अपराधों संज्ञान में लेकर के कार्य करती है, ऐसे ही इसको भी स्वयं संज्ञान लेकर के इस पे आदेश देना चाहिए कि दंडित करना चाहिए लोगों को। अगर नहीं करेगी न्यायपालिका तो इसी तरह से लोग एक दूसरे के धर्म पे कटाक्ष करते रहेंगे और आने वाले समय में इतनी बेमनस्ता और कटुता पैदा होगी समाज में, जिसको संभालना आसान नहीं होगा शिखा जी। बिल्कुल सुनील जी, देखिए वो चीज भी नहीं भूली जा सकती कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र का जिक्र किया था तो शिवपाल यादव की क्या तीखी प्रतिक्रिया आई थी। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पर उंगली उठाई थी और मंगलसूत्र बचाने का सवाल उठाया था। देखिए, यही तो अफसोस है कि क्रिया और प्रतिक्रिया, अगर एक पक्ष इस बात समझ ले कि हमारे एक वक्तव्य से किसी दूसरे कष्ट हो रहा, कोई अगर कह रहा हम सह ले उस बात को, तो शायद क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होगी। लेकिन वो क्रिया की प्रतिक्रिया जनता का मेन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए राजनीतिक दल करते रहते हैं। वर्तमान में आप देख लीजिए, इस गर्मी धूप में हमारे राजनेता जनता के दरबार में दिन रात हाजिरी लगा रहे हैं। लेकिन क्या इसके बाद, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपके राष्ट्रीय चैनल पर, चुनाव खत्म होने के बाद, चाहे जीता हुआ नेता हो चाहे हारा हुआ नेता हो, क्या अगले साल इस मई जून में जनता के दरबार में दस्तखत देगा, द्वारे पे दस्तखत देगा? कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। और यही कारण है कि आप गौर कीजिए कि पिछले चुनावों से इस चुनाव में भी मतदान संख्या कम रही है, वोट कम पड़ रहा है, क्योंकि जनता दिन पर दिन हताश हो जा रही है। जो लोगों के दिमाग में था कि चुनाव होगा, सरकार बनेगी, कुछ हमारा भला होगा, लेकिन केवल चेहरे बदलते हैं। मेरा मानना है जनता के साथ वही सरकार 19-20 का अंतर रहता है थोड़ा बहुत। जो जिस उम्मीद जनता एक दूसरे को लेके आती है, पता चला कि जो सत्ता में आया धीरे दिन प्रतिदिन वो भी वैसे हो गया। मैं उत्तर प्रदेश से चर्चा करूं, अखिलेश जी विकास के कार्य में उनको बहुत श्रेष्ठ मानता हूं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर फेल हो गए। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में आगमन हुआ और आज स्थिति ये कि लॉ एंड ऑर्डर पे ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कायम है। विकास के मामले में तुलना ठीक है। हर्षित जी, देखिए, एक तरफ विपक्ष पर पहले ही आरोप लगता है कि वो जनता के मुद्दे नहीं उठा पाते हैं, दूसरी तरफ अगर कोई तीखी बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एनडीए की तरफ से होती है तो उस पर प्रतिक्रिया भी जरूर देते हैं और उसे मुद्दा भी बनाते हैं। तो मुख्य मुद्दे आप कब उठाएंगे जनता के? हर्षित जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। ठीक है अविरल जी, इन तीखी बयानबाजी को क्या समझा जाए? क्या सच में जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की राजनीति करी जा रही है, इस तरह की बयानबाजी करी जा रही है? नहीं, देखिए, तीखी बयानबाजी का क्या अर्थ होता है? ये तीखी बयानबाजी नहीं है, सच्चाई है। अगर कोई व्यक्ति सच्चाई को तीखी बयानबाजी की संज्ञा दे तो उसका कोई इलाज नहीं है, वो इनकी मानसिक समस्या हो सकती है। चलिए ठीक है, क्या मुख्य मुद्दे उठाए गए जनता के कि मंगलसूत्र और मटन बिरयानी करी गई और जो है बाकी तमाम बेवजह के मुद्दे देखने को मिले? देखिए, विपक्ष की ये सच्चाई है और विपक्ष की सच्चाई अगर हम बता रहे हैं तो इन्हें हजम नहीं हो रही है। आखिर ये इस प्रकार के फिर कर्म क्यों करते हैं? अगर ये इतने अच्छे हैं, इतने ईमानदार हैं और ये इस प्रकार की बयानबाजी नहीं सुनना चाहते अपने संबंध में, तो ये इस प्रकार के कर्म करने बंद करते हैं, कुकर्मों को बंद कर देना चाहिए इन्हें। अगर इतने साफ तरीके से स्वयं को जनता के मध्य में प्रदर्शित करना चाहते हैं तो ये गलत काम भी करेंगे और उसके साथ साथ ये चाहते हैं इनकी सच्चाई भी ना खुले, इनकी पोल भी ना खुले। ऐसा तो नहीं होगा। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, हमने हर वर्ग के लिए जो कार्य किए हैं वो दिए गए हैं। हमने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना चलाई है,
हमारी उपलब्धियां हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हमने चलाई है, स्टैंड अप इंडिया हमने चलाया है, महिला ई-8 हमने चलाई है, पीएम तो इनकी बात क्यों नहीं करते जनसभा में? कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं या फिर मुख्यमंत्री करते हैं? कौन करता है? बात कर रहे हैं, योगी जी हर रैली में बात कर रहे हैं, अमित शाह जी हर रैली में बात कर रहे हैं, राजनाथ जी हर रैली में बात कर रहे हैं, नड्डा जी हर रैली में बोल रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, वो केवल इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, उससे कोई फर्क इन्हें नहीं पड़ेगा। ठीक है हर्षित जी, किसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है? क्यों इस तरह के मुद्दे देखने को मिल रहे हैं? और राजनीति चल रही है या फिर कोई अलग ही चीज चल रही है यहाँ पे? मतलब वार पलटवार चल रहा है, मुख्य मुद्दे यहाँ पे उठाए नहीं जाते हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा अपने भाजपा के प्रवक्ता को कि जो शब्द मैं अपने मुंह से इस्तेमाल नहीं करने वाला था वो उन्होंने स्वयं से कर दिया। मैं अपने देश के संवैधानिक पद को देखते हुए शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, मानसिक स्थिति वाला। तो चलिए ये हमारे प्रवक्ता जी ने बता दिया कि मानसिक स्थिति किसकी खराब है, किसका क्या, कौन किसकी अच्छी है और किसकी खराब है, और कौन क्या बयानबाजी कर रहा है। बड़ी बड़ी लंबी लिस्ट गिना रहे थे उपलब्धियों की कि हमने ये करा, हमने वो करा। तो आप हमको ये बताइए, देखिए देश की जो मुख्य स्तंभ क्या होता है? देश का मुख्य स्तंभ होती है महिलाएं, किसान और सर्विस करने वाले कर्मचारी, ठीक है। तो मैं युवा, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि कौन से युवाओं को आप नौकरी दे रहे हैं? कब से आपने नौकरियां नहीं दी है देश के, जबकि पद खाली हैं। पद खाली होने के बाद आप नौकरी नहीं दे पा रहे हो। अग्निवीर मतलब आपने इंडियन आर्मी का पूरा स्वरूप चेंज कर दिया। आप सीधे उसको अग्निवीर 4 साल की नौकरी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बना दे रहे हो। तो आप उसके खिलाफ क्यों नहीं जाते? ये भाई साहब को कश्मीरी पंडितों का नरसंहार नहीं दिखा, तब ये आंख बंद करके बैठे हुए थे। अलग अलग प्रकार की बातें यहाँ बैठकर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ मानवता है कि नहीं है? बताइए, मानव बन गए कांग्रेस वाले, समाजवादी पार्टी वाले, अगर दंगा इन्हें दिखा। भारतीय जनता पार्टी के वोट मांग रहे हैं जनता से, कुछ शर्म करनी चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ पे कश्मीरी पंडितों की बात हो रही है, तो सुनील जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी आने के बाद कश्मीरी पंडितों के लिए क्या कुछ काम किया गया है, कितना सुधार हुआ है उनकी स्थिति में? क्योंकि जब बार बार ये सवाल किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनकी तरफ से ये बताया जाता है उन्होंने कश्मीरी पंडितों के बारे में काफी सोचा है। तो अब मौजूदा वक्त में क्या स्थिति है कश्मीरी पंडितों की और क्या कुछ काम करेगा ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए शिखा जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। कश्मीरी पंडित एक गेंद की तरह कभी इस पाले में कभी उस पाले में जी। 89-90 की घटना है ये, जिस राज्य से कश्मीरी पंडित वहां से हटाए गए, उनके साथ जो घटनाएं हुई पूरे देश दुनिया ने भी देखा कि जिस तरह से नरसंहार किया गया उन लोगों का, वो नरसंहार हिंदुस्तान के 47 के इतिहास से कम नहीं था। 47 के इतिहास में देश की बंटवारा की स्थिति थी और सेम कंडीशन, सेम स्थिति उस समय ये कश्मीर में जिस तरह से इन लोगों को हटाया गया वहां से। हेलो जी, हेलो शिखा जी। उसके बाद मेरी समझ से 25 साल लगभग 24 साल हो गए हैं, कश्मीरी पंडित आज भी कश्मीर वापस नहीं जा सके जी। दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं छुटपुट बेचारे बसे हुए हैं। सरकार 10 साल लगभग मोदी जी का भी हो गया जी। मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाहता हूं कि आपने भी 10 सालों में कश्मीरी पंडितों को एक बार कश्मीर में विस्थापित करने का काम नहीं किया। अगर किया हो तो मेरे भाई, मेरे प्रवक्ता बैठे हुए, उनसे पूछना चाह रहा हूं कि जो कश्मीरी पंडित आज भी लाखों की संख्या में दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, वो कश्मीर में कब जाएंगे? जबकि धारा 370 समाप्त किया भाजपा ने। बहुत अच्छी बात है, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को। लेकिन उससे उन कश्मीरी पंडितों को क्या मिला? तो फिर इसे मुद्दा क्यों बनाया जाता है? बार बार ये मुद्दा उठाया जाता है, कभी राम मंदिर मुद्दा बना दिया जाता है, कभी पीओके मुद्दा बना दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अपने काम की या फिर विकास की बात नहीं होती है। सुनील देखिए शिखा जी, ये बताइए हमें आप, जो दल विपक्षी हैं इसमें कौन सा ऐसा दल जो सरकार में नहीं रहा है जी? चाहे कांग्रेस हो, चाहे हमारी बसपा हो, चाहे हमारी सपा हो, कौन से ऐसा दल है जिसने शासन सत्ता न की हो? लेकिन जब आपकी सत्ता रही तो आपने क्या किया? अगर आपने अच्छा किया होता तो जनता आपको परिवर्तित क्यों करती? कांग्रेस आज कह रही जनता से हम आपके लिए ये करेंगे, किसानों के लिए ये करेंगे, युवाओं के लिए ये लाभ देंगे। आप 40 साल तक इस देश में शासन किए, आप बता दी 40 सालों में आपने बेरोजगारों को कितना रोजगार दिया? क्योंकि जब सत्ता पाना होता है तो हर
दल चाहता है कि एन केन प्रकारेण पब्लिक को हम प्रभावित करें अपने बातों से और प्रभावित कर सत्ता को हासिल कर ले। सत्ता हासिल होने के बाद जनता ठगी सी आज 70 सालों से महसूस कर रही है। और जिस आरक्षण को लेकर के आज सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों झगड़ रहे हैं, मैं बड़ा निवेदन साथ कर रहा हूं कि अगर इन सरकारों ने सही ढंग से जो निचले पायदान पे खड़ा हुआ हमारा भाई है, हमारा परिवार, हमारा मित्र है, उसके साथ काम किया होता तो इस देश में आरक्षण की आज आवश्यकता नहीं होती, हर व्यक्ति कंधे से कंधा मिला खड़ा होता। लेकिन कुछ मुद्दे अविरल जी से भी जान लेते हैं कि कितना काम हुआ है। अविरल जी हमारे साथ जुड़ गए फिर से। अविरल जी ये बताएं कि अभी आप मुद्दा तो ये उठा रहे थे कि कांग्रेस को कश्मीरी पंडितों की स्थिति नजर नहीं आती, वो दौर नजर नहीं आता, लेकिन मौजूदा दौर में क्या स्थिति है, कितना काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने? जी देखिए, आज कश्मीर के अंदर आतंकवाद का जिस प्रकार से सफाया हुआ है, कश्मीर पंडितों के बारे में बताएं, आप मुद्दा ना घुमाया विरल जी। नहीं, मैं उसी विषय पर बता रहा हूँ। आतंकवाद के कारण ही तो कश्मीरी पंडितों को समस्या हुई थी। मूल जड़ क्या थी? जिहादियों के कारण। लेकिन क्या उन्हें फिर से उनके घर पहुंचाया गया? क्या उन्हें फिर से वहां पर वही सुविधा दी गई? वहां पे उनके घर में उनको पूरी जिम्मेदारी से वापस लौटे हैं क्या कश्मीरी पंडित? देखिए, आपका सवाल पूछने का उद्देश्य क्या है वो मैं बिल्कुल अच्छे से समझ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ केवल। जी देखिए, जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों का विषय है, कश्मीरी पंडितों को मार मार कर काट कर किन लोगों ने भगाया था वो सबको मालूम है। बलात्कार किया गया, और उन लोगों का किस प्रकार से हमने सफाया किया वो भी सबको नजर आ रहा है। आज कश्मीर के अंदर शांति है, नंबर 1। नंबर 2, 370-35 को हमारे द्वारा हटाया गया है। नंबर 3, आज कश्मीर में विकास हो रहा है। नंबर 4, जिस प्रकार से कश्मीर का युवा आज प्रगति कर रहा है वो सबको नजर आ रहा है। उसके साथ साथ नंबर 5, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को देखें कश्मीर के। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से हमने आतंकवादियों का सफाया किया, पत्थरबाजों का सफाया किया, जिहादियों का सफाया किया कश्मीर के अंदर से, वो सबको दिख रहा है। जिस प्रकार से उस समय में कहा जाता था, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए अभी नहीं बोला कि वो क्या अपने घर लौट पाए। इस प्रकार से कोई नहीं कह सकता। आज इस प्रकार से कोई नहीं कह सकता। उस समय काट कर कश्मीरी पंडितों को मार कर भगाया गया था और कहा गया था कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहना होगा। और उसके साथ साथ कहा गया था अगर कश्मीर में रहना है अल्लाह अकबर कहना होगा। ऐसे कौन कह सकता है कि देश में? चलिए ठीक है हर्षित जी देखिए, ये मुद्दा तो बार बार बनाया जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे? उस वक्त की परिस्थितियों को आज भी याद किया जाता है और चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है। इस प्रकार से काटा गया था वो परिवार आज भी तड़पते हैं अपनों के लिए। क्या उन्हें याद नहीं आती? क्या इनके अंदर मानवता खत्म हो चुकी है? मानवता नाम की कोई चीज होनी चाहिए इनके अंदर। क्या वो लोग याद नहीं करेंगे जिन्होंने अपनों को खोया है? कुछ शर्म इन लोगों को करनी चाहिए। आखिर इनकी शर्म कहाँ चली गई? ठीक है अविरल जी, लेकिन मौजूदा वक्त की स्थिति के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। ठीक है, मौजूदा वक्त की स्थिति ही है, मौजूदा वक्त की ही स्थिति है। वो परिवार तड़पते हैं अपनों के लिए। ठीक है, एक करके मौजूदा वक्त की स्थिति। ठीक है अविरल जी, मुझे सबसे आंसर लेना है, सबसे बात करनी है। सुनिए, अब मैं आपको असली मुद्दों पर ले जाना चाहूंगा। जब से डिबेट स्टार्ट हुई है कोई जेन्युइन मुद्दे में बात नहीं हो रही। ठीक है, जब अविरल जी को दिख गया कि इस मुद्दे पर हमारे लिए बोलने के लिए कुछ नहीं है, तब वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान लेकर के आए हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ये जिहादी होते थे, वो जिहादी होते थे। अरे आप आज के दौर में खड़े हैं, आपके प्रधानमंत्री ने आपके राष्ट्रीय नेता ने जो बोला तो उस पर बयान नहीं दिए ना। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के उस पर ला करके आप बयानबाजी कर रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। आप देश के मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ सुनील जी से भी कहना चाहूंगा, इन्होंने बोला कि कांग्रेस की सरकार रही 45 साल 50 साल, तो आपने क्या किया? सुनील जी, मैं बड़े सम्मान के साथ आपसे कहूंगा कि आपने भी उस समय देखा होगा लेकिन मौजूदा वक्त की अगर स्थिति की बात कर ली जाए, ठीक है, तमाम पुराने मुद्दों को उठाया जाता है। आज भी कश्मीरी पंडित मैं शांत बैठा रहा, आप कृपया करके मुझे 2 मिनट दीजिए। मैं जरा चलिए ठीक है, मैं वक्त की कमी भी है, लेकिन कम शब्दों में अपनी बात पूरी करें। कमी नहीं है मैडम, आपको 1 मिनट देना पड़ेगा। देखिए ठीक है, आपको पूरा वक्त दे रहे, लेकिन मुख्य मुद्दे पे भी बात करनी है। आप अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद ठीक है हर्षित जी। अरे आप आप इधर उधर करने का प्रयास कर रहे हैं? कम से कम थोड़ा सा शर्म कीजिए। देश के युवाओं को आपको मुंह दिखाना है, देश की महिलाओं को आपको मुंह दिखाना है। शर्म करिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को। अब देश के आगे असली मुद्दों पर लड़िए ना। ये आपके अंदाजे में बता रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही है। ठीक, इंडिया गठबंधन 300 के 5 सीट में जीत रहा है। मैं आपसे कहते हैं जी, देश के मुद्दे को आगे चुनाव लड़िएगा।
चलिए ठीक है, अगर बात करी जाए जिस मुद्दे पे हम आज बात कर रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है, सुनील जी क्या लगता है अभी आखिरी चरण का मतदान बाकी है, उससे पहले और क्या कुछ देखने को मिल सकता है? क्या भाषा और बिगड़ सकती है? देखिए, अब तो मेरा अनुमान है कि आप संसदीय भाषा का लोग प्रयोग करने छोड़ रहे हैं दिन पर दिन जी। चुनाव, कई बार मैंने अपने इस 35-40 साल पत्रकारिता के जीवन में कई चुनाव देखे हैं, कई राजनेताओं की जिंदगी देखी है, और आज वो नहीं है हमारे पास, वो अलग बात हमारे। लेकिन इस तरह के जो वक्तव्य अब वर्तमान में शुरू हुए हैं, ऐसे वक्तव्य हमने कभी अपने जीवन में नहीं देखे थे जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस स्थिति से लोग गुजर रहे हैं राजनीतिक हमारे, अब स्थिति दिन पर दिन और खराब होगी, क्योंकि क्रियाओं की प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रियाओं क्रिया, ये एक परंपरा बनती चली जा रही है। और मैं निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि आप देश के मार्गदर्शक हैं, देश को चलाने वाले हैं, अगर आप ही इस तरह के वक्तव्य देंगे तो आपकी स्थिति देश विदेश के पटल पर क्या होगी, इसको भी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। जी शिखा जी। ठीक है, हर्षित जी क्या लगता है इन बयानों का कितना असर जनता पर पड़ेगा? और पलटवार भी आप करते हैं, इन मुद्दों को तूल भी देते हैं, तो इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, जब से चुनाव स्टार्ट हुआ है, सबसे मोदी जी ने जो बयान दिए हैं वो सब इनके प्रति उलट पड़ते जा रहे हैं। मोदी जी ने जो बयान दिया वो बिल्कुल उलट होता जा रहा है। मैं आपसे फिर कहूंगा, जब से चुनाव चालू हुआ है, मोदी जी ने कभी जेन्युइन मुद्दे पे बात नहीं करी। अग्निवीर पे एक शब्द नहीं बोला, ओपीएस पे एक शब्द नहीं बोला। अब जेन्युइन मुद्दों को आप भटका करके आप कैसे चुनाव लड़ लेंगे? अब जब उनको दिख गया कि 7वां चरण होने को है, हमारी सरकार जा चुकी है, तो किसी भी तरीके से सरकार चाहिए। चलिए ठीक है, अविरल जी क्या लगता है, कम शब्दों में बताइएगा, क्या लगता है कि अब अंतिम चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य मुद्दों पे बात करेंगे या इसी तरह से बयानबाजी देते रहेंगे? देखिए, मैं जानना चाहता हूं, ये मीडिया मुख्य मुद्दों को कवर करेगी या केवल इसी प्रकार से तोड़ मरोड़ कर? देखिए, मीडिया मुख्य मुद्दों को ही तो सामने लाना चाहती है, इसीलिए तो आपसे बार बार पूछ रही है कि इस तरह के बयान देते रहेंगे प्रधानमंत्री या फिर मुख्य मुद्दों पर बात करेंगे, अपने काम और विकास के मुद्दों पर बात करेंगे? देखिए, असल में होता क्या है, जब कहीं भी चुनावी रैली होती है, जनसभा होती है। चलिए ठीक है, मुझे ये बताएं कल से लेके आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी भी रैली और जनसभाएं हुई हैं, उसमें कौन से मुख्य मुद्दे उठाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? जी देखिए, दोनों चीजें उन्होंने गिनाई हैं। इनका भ्रष्टाचार, इनके घोटाले, इनके कुकर्म गिनाए हैं, नंबर 1। नंबर 2, अपनी उपलब्धियां भी गिनाई हैं। जनता से जुड़े मुद्दे, रोजगार पे बात करिए, क्या विकास पे बात करिए? शासन किया इस देश में, नहीं, रोजगार केवल रोजगार बोल देने से रोजगार नहीं हो जाता है, रोजगार के लिए कुछ करना पड़ता है। और जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी अविरल जी, 2 करोड़ रोजगार दिए। हाईवेज बनवाए, इनमें क्या रोजगार नहीं मिला? मैं जानना चाहता हूँ जो डेवलपमेंट हुआ है। जी चलिए ठीक है, हमारे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अविरल मलिक जी जुड़े हुए थे, कांग्रेस से हर्षित दुबे जी और वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी जुड़े हुए थे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से चुनावी भाषणों में, जनसभाओं में जो राजनीतिक दलों की और नेताओं की भाषा बदल रही है, छोटे से लेकर बड़े नेताओं तक जो तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है, उस पर आज हमने चर्चा करी। और ये मुद्दे किस तरह से जनता के मुख्य मुद्दों को भटका देते हैं, ये भी समझना काफी महत्वपूर्ण है। और जनता भी इसी के आधार पर इन तमाम चीजों को देख रही है, समझ रही है, उसी के आधार पर वोट कर रही है। अब आखिरी चरण का मतदान रह गया है, जो कि 1 तारीख को होगा और 4 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। उसके बाद पता चलेगा कि किसके दावों में, किसके भाषणों में सबसे ज्यादा दम था। फिलहाल के लिए 5 की पंचायत में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।